हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आज आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, बट यहाँ पे सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ जो केस स्टडी है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या बात की गई है कि हाथ से मैला उठाने का कलंक। ठीक है, यानी कि हाथ से पहले क्या होता था कि हालांकि अब आप देखते हो कि कहीं भी जो भी होते हैं ये मैला उठाने वाले, तो उनको अब हाथ से नहीं उठाया जाता, उनके लिए भी एक कानून बनाया गया है। लेकिन पहले क्या होता था कि हाथ से ही उठाया जाता था। ठीक है, ये जो सफाई कर्मचारी होते थे और इनको क्या माना जाता था, समाज में इनको एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता था कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें, यदि क्या होता है कि बहुत सारे लोग झाड़ू, टिन और टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक कर आते हैं। ठीक है, हाथ से मैला उठाने वाले मतलब कि यहाँ पे बात करें तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 13 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 96 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें बात की गई है कि सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। ठीक है, क्योंकि जब वो मैला उठाते हैं, एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि उनके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है, और उसके बाद क्या होता है कि उनको समाज में भी वो सम्माननीय जगह नहीं मिलती है। और मैला उठाने के लिए विशेषकर उन्हीं को मतलब वही लोग काम करते थे जो कि थोड़ा निम्न कास्ट के होते थे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो काम करने के कारण क्या होता था कि उनकी जो स्वास्थ्य था तो उसमें भी काफ़ी गंभीर खतरा बना रहता था। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते थे जिससे उनकी आँखों, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर जो है वो पड़ सकता था। ठीक है, इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता था, यानी कि वो इतना घटिया काम उनसे करवाया जाता था और उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। नगर पालिकाओं में काम करने वालों को रोज़ाना 30 से 40 रुपये मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। ठीक है, तो जो नगर पालिका में काम करती थी औरतें थी, जो पुरुष थे, उनको 30 से 40 रुपये मिलता था। और जो घर में काम करते थे, ठीक है, जैसे घर में आप मेड या सर्वेंट लगाते हो तो वहाँ पे उनको इनसे भी कम दिया जाता था। लेकिन अच्छे से लेके बुरे तक काम जितने भी होते हैं वो सारे काम इनसे करवाए जाते थे। ठीक है, जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा भी है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के स्टिक लायर इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास फटकने या भटकने भी नहीं दिया जाता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग एक अलग, इनका गांव से बाहर ही इनके रहने के लिए बनाया जाता है। और इनको क्या किया जाता है कि मंदिर के आसपास या कि गांव के आसपास या कि टोलों के आसपास या सार्वजनिक जहाँ पे जल मिलता है या जहाँ पे अपना मतलब सरकारी नल वगैरह होते हैं वहाँ पे इनको जाने नहीं दिया जाता। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यदि हम समाज की विसंगतियों की बात करें तो आप देखिए कि वो व्यक्ति जो इतना महान काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें लग रहा है कि वो इतना घटिया काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से हम स्वस्थ हैं। यानी कि यदि वो जो औरतें हैं या पुरुष हैं, जो लड़कियां हैं, यदि वो लोग मैला नहीं उठाते, वो लोग जो गंदगी पड़ी हुई है उसको साफ़ नहीं करते, तो पता नहीं अनेकों बीमारियां उनके सामने आती। ठीक है, लेकिन उनको क्या माना जा रहा है, यानी कि एक तरह से हम बात करें तो वो काफ़ी बेटर काम कर रही हैं, यानी जो किसी के करने की हिम्मत नहीं वो काम वो कर रही हैं, आपके जीवन को सुरक्षित रखने का काम कर रही हैं एक तरह से। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, कि जब कहीं पे गंदगी होगी सपोज दैट, तो गंदगी में हम बीमार ही पड़ेंगे।
राइट। तो वहाँ पे कोई आ रहा है, कोई यहाँ पे नगर पालिका वाले लोग आ रहे हैं और कचरा साफ कर रहे हैं, तो उनको हम बुरा क्यों माने? वो मेहनत करके अपना पेट पालने के लिए उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, वो या कि उनका जो भी पैसा है तो वो कर रहे हैं। कोई मतलब कि ऐसा तो नहीं कि आप लोग कोई खैरात में उनको लुटा रहे हैं पैसा, कि उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन समाज की ये बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं कि यहाँ पे उनसे महान काम शायद ही कोई करता हो। यानी कि एक मैला उठाने वाला व्यक्ति, आप सोचिए कि वो खुद कितनी बीमारियों से घिरा होगा। जब गंदगी में आप बीमार हो सकते हो तो क्या वो बीमार नहीं हो सकते हैं? जब वो नालियों का कचरा साफ़ करते हैं, आप सबकी गंदगी वो साफ़ करते हैं, तो क्या वो बीमार नहीं होते होंगे? लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो क्यों करते हैं? ताकि और भी जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेमेंट लेस होके काम करते हैं, लेकिन दिया भी कितना जाता है। जितनी पेमेंट उनको दी जाती है, ठीक है, पेमेंट कम दे तो दे, उनको इज्जत भी नहीं मिलती समाज में। यानी उनको आप देख रहे हो कि एक अलग ही तबके पे रख दिया जाता है। सॉरी। उसके बाद क्या होता है, हालांकि अब बहुत कुछ सुधार हो चुका है, इनके लिए नियम कानून बनाए जा चुके हैं, क्योंकि पहले इनको सिर से ढो के ले जाना पड़ता था, चाहे वो आदमियों का हो या कि गाय भैंस का, किसी पशुओं का हो। तो यहाँ पे जो भी गंदगी होती थी वो सारा चीज़ क्या करते थे, जो भी अपशिष्ट पदार्थ आपके घर से निकल के बाहर आप फेंक देते थे, सिर पे ढो के ले जाते थे। आज आप देखते हो कि हर जगह पे जो स्वच्छता अभियान चल रहा है और एक जो ये गाड़ियाँ चल रही घर घर पे, ठीक है, कि घर से आपके कचरा ले जाने आती हैं। वो कौन सा एक सॉन्ग भी गाते रहते हैं, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, जो भी है। तो यहाँ पे अब इतनी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन पहले कुछ ऐसा ही होता था कि उनको सिर पे ढोके ले जाना पड़ता था, और इससे उनको ना तो समाज में सही स्थान मिल पाता था, ना तो उनकी उचित व्यवस्था हो पाती थी, और ना ही उनका सही वेतन मिलता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आगे की यदि हम बात करें तो 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ इमैनुअल स्क्वेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डाई लिट्रेंस, यानी कि बात करें हम यहाँ पे तो प्रोहिबिशन, ठीक है, एक्ट 1993 पारित किया गया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये कानून कब लाया गया? इससे पहले की स्थिति 1900 बात करें तो 1993 के पहले की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिर पे ढोके ले जाते थे, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि बाद में कानून आया और उसके बाद वो सारी व्यवस्थाएं हुई। तो इसमें ये जो कानून है इसका नाम आपको याद रखना कि कौन सा एक्ट आया है और ये कब आया है, 1993 में पारित किया गया है। और इस कानून में क्या बात की गई कि सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। देन उसके बाद 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों, जिनमें से 7 मैला ढोने वाले थे, ने क्या किया कि सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दी थी, ठीक है। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है, ठीक है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों को या कि ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग या मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं, अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो यानी कि संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, ठीक है। यानी कि 1993 में एक्ट तो आ गया था, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से जैसे पहले चल रहा था वैसे ही एक्ट कानून पारित होने के बाद भी स्थितियां कहीं ना कहीं बनी हुई थी, ठीक है। और वो हम लगातार बात करते रहते हैं कि यहाँ पे बहुत से एक्ट हैं जो कि क्या होते हैं, वो लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन लागू करने के बाद होता क्या है कि वहाँ पे वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। यानी कि हम बात करें तो जो भी कानून बनाए जाते हैं जनता तक पहुँच ही नहीं पाते हैं।
ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक गरीब इंसान को एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जानने का टाइम नहीं रहता, वो तो सारा दिन अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते रहते हैं और उसी में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे जागरूकता फैलाने की भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है और इसीलिए जब कुछ लोगों ने ऐसा किया कि अभी भी स्थितियाँ बनी हुई है, तो जनहित याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। देन उसके बाद एक्शन लिया गया। सभी स्टेटों को भी मतलब वहाँ पे बात की गई कि आप लोग 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा अपना जो भी है तो यहाँ पे आप सबको बताएं, और जो जिस डिपार्टमेंट से आप है, क्योंकि आप देखते हो कि रेलवे में भी पहले पटरियों का जो कचरा होता है अभी भी आप देखेंगे तो वहाँ पे लगे रहते हैं लोग, ठीक है। यानी कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके बारे में आप देखे होंगे बिल्कुल। बेशक आप में से ऐसा कोई भी शायद नहीं होंगे जो कि रेलवे में या कि ट्रेन से यात्रा ना किए हो, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे वो लोग काम करते हैं, ठीक है। पटरियों में आपको पता है कि क्या वहाँ पे उनको उठाना पड़ता है, यानी कि उनकी ज़िंदगी जो है वो जीते जी तो नर्क बनी हुई थी, और ऊपर से सिर पे उठा के ले जाना ये तो और बहुत ही घटिया काम था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने अपने सम्मान के लिए, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे थे, उनके लिए लड़ाई लड़ी और बाद में ये कानून पारित किया गया। अब हम बात करते हैं कि आदिवासियों की मांग। वहाँ पे जो कानून जो एक्ट था उसका नाम आपको याद रखना है और उसके बाद उसका सन याद रखना है और उसके बाद उसका उद्देश्य आपको याद रखना कि किस लिए बनाया गया था, ठीक है। कोई भी एक्ट पारित होते हैं, कोई भी कानून बनाया जाता है तो वहाँ पे हमको क्या देखना पड़ता है, दो तीन चीज़ें ही मेन रूप से हमारे लिए उपयोगी होती हैं। सबसे पहले कि ये कब पारित किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा ये पारित किया जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद इसका नाम क्या है, देन ये किससे रिलेटेड है, किस उद्देश्य से, इसका टारगेट क्या है पारित करने का। इतनी चीज़ें यदि आप याद रख लेते हो तो उसके अंदर का हमको याद भी नहीं रहता है ना, तो कोई विशेष प्रॉब्लम हमको नहीं होती है, ठीक है। चाहे हम इंटरव्यू में जाएं, चाहे मेंस लिखें, क्योंकि हमको वहाँ पे ना तो इतना राम कथा उसकी याद ही रहती है जितना सब कुछ उसका दिया रहता है, ना तो कुछ होता है। हाँ, यदि टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, जानना चाहिए, लेकिन याद हमको बस उतना ही करना है जितना कि हमारे काम का है, ठीक है। तो यदि मेन रूप से हमको सरसरी निगाह से देखना है तो चाहे वो हमारे कोई भी संस्थान हो, चाहे वो हमारी कोई भी, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, या कि जो भी एक्ट बनाए जाते हैं, तो हर एक चीज़ जो बनाया जाता है उनका कोई टारगेट होता है, ठीक है। उनको पारित करने के पीछे का टारगेट क्या है, बस 2-3 चीज़ें हमको याद रखना है, उतने में ही हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। सो इसमें बात क्या की गई है कि 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जमीन मतलब कि अपनी ज़मीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि यह कानून भी, मतलब जो ये कानून बनाया गया था, जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है, यानी कि आप संवैधानिक तरीके से किसी भी आदिवासी की ज़मीन को गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो जो प्रावधान लाया गया, ये 1989 का जो एक्ट था, तो इसमें बात की गई कि आप यहाँ पे इसकी गाइडलाइन भी हम वहाँ पे पढ़े थे कि क्या क्या है, कि किसी को आप कैसे टॉर्चर करते हैं, तो कई उसमें 2-3 मुद्दे थे, उनके हिसाब से बात की गई थी, ठीक है। तो इसमें यदि हम बात करें, सबसे पहले तो गैर आदिवासी का मतलब क्या है कि जो भी आप यदि ज़मीन भी बेचना है तो आप आदिवासी समुदाय को ही बेच सकते हैं, अदर बाहर वालों को नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जो भी अपना रहते हैं, आदिवासी लोग ही जंगलों में रहते हैं ज़्यादातर, उनका ही पूरा समुदाय चलता है, राइट। अब वहाँ पे कोई एक गैर आदिवासी जाके आप वहाँ पे क्या करोगे, उनको ज़मीन बेच देते हो, इसमें वो दिक्कत खड़ी करेगा,
ठीक है, उसका अलग माइंड चलेगा, और जब अलग माइंड चलेगा तो सारी प्रॉब्लम्स जो होंगी वो क्रिएट होगी। जैसे बिजनेसमैन आके ले गए ज़मीन को, तो बिजनेसमैन यदि एक ज़मीन ले लिया तो फिर वो साम दाम दंड भेद लगा के आपको भी वहाँ से निकाल ही देंगे। और हम देखे भी थे, आगे पढ़े भी थे कि क्या कंडीशन बनी हुई थी। इन्होंने या इसमें जो कानून लाया गया था इसमें ये सारा प्रावधान दिया जाता है। और उसके बाद ये बात की जाती है कि जिनके द्वारा पहले भी आदिवासियों की ज़मीन छीनी गई है उनको गरिमापूर्ण तरीके से वापस लौटाया जाए, ठीक है, या कि उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आदिवासी कार्यकर्ता C.K. जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती हैं। इनके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य, ठीक है, यानी कि क्या बात की गई जो, और यहाँ तो जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट में आरोप लगाया जा रहा है, और किसके द्वारा लगाया जा रहा है इनका नाम आपको याद रखना है। हो सकता है, ठीक है, संभावित क्वेश्चन, यानी कि ये नहीं कह सकते बिल्कुल कंफर्म कि पूछ ही लिया जाएगा, लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए थोड़ा इनका नाम भी आप याद रखिएगा कि ये आदिवासी कार्यकर्ता थे। तो वहाँ पे हम यदि कहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है, हमारा मतलब पढ़ने का क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं पूरी किताब नहीं छापनी होती हमको, उनमें से बहुत ही एकदम से सॉलिड पॉइंट निकालने होते हैं, ठीक है, कि हम आदिवासियों के बारे में या दलितों के बारे में सपोज दैट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मेंस का, वहाँ पे यदि हमको लिखना है तो इनका नाम भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा जो कि सबकी निगाहों से उतर चुका होगा। और वो हम वहाँ पे यदि लिखते हैं इसको तो क्या होगा कि एग्जामिनर के माइंड में आएगा कि हाँ इस बंदे में थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा नहीं बहुत अदर बंदों से ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि इसको बेसिक जितनी भी जानकारियां हैं वो बहुत पता है। और बिल्कुल यूपीएससी की कोई डिमांड नहीं है साइंटिस्ट लेने की या कि कोई और यहाँ पे लेने की, ठीक है, तो हमको एक अच्छा मतलब जो भी डिमांड है उसके हिसाब से चलना है और 150 वर्डों में ही हमको उत्तर देना है। और उसमें हम सिर्फ कहीं पे भी आता है बस ये हमको करना, इंटरलिंकिंग करना आना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये काम में आ सकता है आपको, इसलिए इनका नाम आप याद रखिएगा कि आदिवासी कार्यकर्ता C.K. जानू का क्या आरोप था कि आदिवासियों के संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वालों के विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हटती हैं, ठीक है, सरकार भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इनके यदि घुसपैठियाँ भी आते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है या वो परमिशन देती है। उसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। यानी कि ये क्या बात कर रहे थे जो सुश्री जानू जी थे कि जो पहले जा चुके हैं, ठीक है, जो भी आदिवासी थे जो कि पहले जा चुके हैं तो उनको जो ज़मीन पे अब वापस लौट के नहीं आ सकते हैं, कहीं भी यहाँ से निकल के गए हैं, अपना जीवन सेटल कर लिए हैं, उनको उनकी ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विपत्तियों यानी कि विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बात की गई है सुश्री जानू के द्वारा कि यहाँ पे जो आदिवासियों के द्वारा ज़मीन छीनी गई है तो ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्चा कर सकती है, ठीक है, चाहे कहीं पे डैम बनाना हो, चाहे अभयारण्य बनाना हो, टाइगर रिजर्व बनाना हो, और गवर्नमेंट जो होती है वो बढ़िया पैसा खर्च करती है। आपको पता है कि इंडस्ट्री भी लगती है, तो सरकार भी वहाँ पे थोड़ा, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल से पूरा समझेंगे कि सरकार का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है और प्राइवेट वालों का कितना रहता है, ठीक है।
कुछ हिस्सा गवर्नमेंट वालों का भी रहता है और ये प्राइवेट वाले फिर उनको देते भी हैं, पूरा उनकी प्रोसेस है। तो आप इकोनॉमिक्स में बेहतर तरीके से समझेंगे तो इनमें सरकार देती है, लेकिन जो विस्थापित हो चुके हैं, दैट मीन्स यहाँ से जा चुके हैं अपने जगह से, या पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों गवर्नमेंट क्या कर रही है, हिचकिचा रही है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की या कंक्लूजन की। तो इसमें क्या बात की गई है यहाँ पे हम, ठीक है, तो इसमें अब कंक्लूजन में आते हैं, यानी कि जो पूरा हम ये चैप्टर पढ़े उसमें से निष्कर्ष क्या निकल रहा है। आपको पता है इतना छोटा सा निष्कर्ष, यानी कि जो मैं चिल्लाती रहती हूँ, हम लोग को थोड़ा सा वर्ड इसमें से बहुत ही, यानी पढ़ना पूरा है, समझ पूरी बढ़ानी है, लेकिन हमारे लिए क्या प्रॉफिट वाला है वो निकालना है। ठीक है, अब निष्कर्ष में क्या है कि किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज़ पर लिख देने, या मतलब कि लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। अमली जामा मतलब कि इनको अमल में लाने के लिए, लोगों की रियल ज़िंदगी में लाने के लिए, जो मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि कानून तो बन जाते हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं होते हैं कि ये कानून किस लिए बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं। यहाँ पे महिलाओं को मारा जा रहा है, घर में इनके जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं वो सब कुछ हो रहे हैं, पता ही नहीं है कि कानून भी है इनके लिए। दहेज लिया जा रहा अंधाधुंध, कोई पता नहीं कि इनके लिए भी कानून है। और पता भी कैसे होगा, मैंने आपको एक दिन कहानी तो बताई थी कि जो उसके रक्षक हैं वही उसकी भक्षक बने हुए हैं, यानी कि जो अच्छे खासे, यानी हम बात करें एक प्रशासनिक अधिकारी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कई सारे वो केस भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उनके ही बेटे बेटियों की शादी होती है तो अंधाधुंध दहेज भी लिया जाता है और दिया भी जाता है। ठीक है, तो वो तो कभी सामने आने वाला नहीं है और ना ही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जब तक यहाँ पे ये लाल फीताशाही चलता रहेगा सो ये सब कुछ अपना कागज़ों पर ही रह जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या बात की गई कि लगातार कोशिश करनी पड़ती है, बराबरी यानी कि इज्जत और सम्मान को की चाह कोई नई बात नहीं है। ठीक है, यह बात हमारे पूरे इतिहास के में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिक मतलब कि सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। यहाँ पे क्या बात की गई कि बराबरी करना या अपने इज्जत या सम्मान की चाह रखना कोई आज की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है ये कि ऐसा हो रहा है, इतिहास से भी हम देखते आ रहे हैं। और यदि हम चाह नहीं रखते तो हमारी राह नहीं बनती। ठीक है, वो एक आप सुने होंगे एक थॉट है कि जहाँ चाह होती है राह वहीं बनती है। तो यदि चाह नहीं रखा जाता ऐसा किसी के द्वारा भी तो वहाँ पे रास्ता ही नहीं निकलता। अब यहाँ पे आप एक बात सोचिए कि यदि हम डीएम बनने के लिए चाहत नहीं अपने अंदर पैदा करेंगे, ठीक है, हम अपनी इच्छाओं हमारे मन में नहीं आ रहा कि हमको डीएम बनना, सो रास्ता नहीं ढूंढेंगे हम, आप मेरे से पढ़ने नहीं आओगे, क्योंकि हम वो रास्ता ही नहीं ढूंढेंगे, उधर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी वहाँ पे चाहत ही नहीं है, हम वो चाहते ही नहीं करना, सो हम वहाँ पे क्यों जाएंगे। लेकिन जब सबसे पहले हमको अपनी चाह बनानी पड़ती है, अपनी इच्छा को जागृत करना पड़ता है कि नहीं मुझे इसी में जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, आपके मन में आता है, हमारे मन में आता है कि ये वस्तु हमको चाहिए तो चाहिए, और जब चाहिए तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे मन में क्या आया, हमने किसी को देखा या कि कोई जो भी चीज़ें हैं हमको अच्छी लगती है, मतलब चीज़ों में से आप कुछ भी लगा लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप किसी सर्विस में जाना चाहते हैं, किसी को आप लाइक करते हैं, यहाँ पे हम अपनी यदि लाइफ में आए, रियल लाइफ में, तो यहाँ पे भी होती है कि यदि सपोज, अच्छा खासा एग्जांपल है, थोड़ा गलत मत लीजिएगा, बट यहाँ पे ये एक बात आप समझिए, सपोज दैट आप किसी लड़की या लड़के को जो भी हैं आप, ठीक है, लाइक करते हो, ठीक है, वहाँ पे उसको देख रहे आपकी चाहत थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगती है। ठीक है, किसी के प्रति बिल्कुल ये फैक्ट है, बढ़ता ही है। तो यहाँ पे यदि बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे कि उसको पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उसको देख के, यानी कि बस मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि आपने किसी को देखा, ठीक है, वहाँ पे हमारे अंदर चाहत जगी कि नहीं मेरे को इसके साथ रहना है। ठीक है, अब जब चाहत जगी रहने की तो हम डायरेक्ट तो ऐसे नहीं कर देंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, रास्ता ढूंढेंगे कि मैं कैसे इससे बात करूं।
ठीक है, बात हो रही है तो ठीक है, उसके आगे की हम बात की रास्ता ढूंढेंगे, नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे कि कैसे यहाँ पे हम किस तरीके से बात करें, कैसे अपनी बात को रखें, और वो सारे काम के लिए हमको रास्ता निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा रास्ता। लेकिन सबसे पहले हमको चाह अपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो हमारी रियल लाइफ की बात हो, चाहे वो हमारे समाज की बात हो, चाहे हमारे वर्ग की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे अंतर्देशीय बात करें या कि हम बात करें इंटरनेशनल की, कहीं की भी बात हो, वहाँ पे सबसे पहले होता है कि हमको अपनी चाहत बनानी पड़ती है, तभी हमारी राय बनती है। सीधा कहने का मतलब मेरा ये था, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राचीन काल में भी थे, वर्तमान में भी है कि हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो बराबरी है, तो हम कहीं पे भी हमको कम लग रहा है, हम उसके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम भी इनके समान हों, ठीक है। और इसके लिए कई वर्षों से संघर्ष चलते आ रहे हैं, बहुत कुछ सुधार भी हो चुका है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संघर्ष ख़त्म हो चुके, सब कुछ बराबर हो चुका, फिट फाट फाइन हो चुका, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी वही समस्याएं जो हैं वो बनी हुई है। हाँ, सुधार हो चुका है कंपेयर करें तो प्राचीन काल में, मध्यकाल की तुलना में, लेकिन अभी भी जो वर्तमान में चाहिए, जो 21वीं सदी में चाहिए रियल में, वो अभी भी नहीं हुआ है, और उसके लिए लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक नहीं होगा करते रहेंगे, क्योंकि लोगों की इच्छाएं कभी ख़त्म होती नहीं है, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि हमारी इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, और ख़त्म हो जाए तो भाई गौतम बुद्ध जैसे या कि और भी जो महान पुरुष हैं उनके जैसे हम भी साधु महात्मा हो जाएंगे, क्योंकि कोई इच्छाएं ही नहीं बचेंगी हमारी, बस बढ़िया समाधि लगा के बैठेंगे। लेकिन जो इंसान है तो यहाँ पे उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। यदि हमारी इच्छा हो रही है कि हमारे पास पैदल चल रहे हैं तो हमको लगेगा काश एक साइकिल होती, लेकिन जैसे ही साइकिल आती है हमारे अंदर दूसरी इच्छा पनप जाती है कि काश मेरे पास बाइक होती। बाइक आने के बाद हमारे अंदर इच्छा आती है कि काश बाइक से काम नहीं हो रहा, कार होती मेरे पास तो बेटर होता। अब कार के बाद हमारे पास आ रहा है कि अब वो कार से भी काम नहीं हो रहा, एरोप्लेन होना चाहिए था, या BMW होती तो अच्छा होता, BMW भी आ गई, अब एरोप्लेन होना चाहिए था, ठीक है। यानी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, बढ़ती रहती हैं हमेशा। तो अभी भी यहाँ पे सुधार के लिए लोग लड़ रहे हैं और लगातार लड़ते रहेंगे, और उन सब में समाज में हम भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी यदि कमियाँ दिखती हैं तो हम भी उनमें इन्वॉल्व होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और बिल्कुल करना चाहिए अपने हक़ के लिए लड़ना। जब महाभारत हो सकती है अपने हक़ के लिए, तो फिर हम तो आम इंसान हैं, ठीक है। तो वहाँ पर महाभारत में क्या हुआ था, सिर्फ हक़ के लिए लड़ाई हुई थी। यदि कौरव मान जाते तो लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं था, भाई बराबर बराबर दे देते, लेकिन उन्होंने नहीं माना तो हक़ के लिए उनको लड़ना पड़ा। और स्वयं श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया कि अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे सीधा बात है कि हमको अपने हक़ के लिए तो लड़ना ही चाहिए, और हमारे नियम कानून ऐसे बनाए गए हैं कि हम यदि लड़ते हैं तो हमको देर सही लेकिन न्याय मिलेगा, ठीक है। सो आई होप कि ये चैप्टर जो है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हाशिया कारण से कैसे निपटा जा सकता है। इसमें जो 1-2 कानून दिए गए हैं उनकी भी बात आपको समझ में आ गई होगी, उनको भी आपको याद रखना है, और पूरे अच्छे तरीके से कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, जितने पॉइंट मैं बताई हूँ वही आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।